में शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां आज से फील्ड में योगी 2.0 के मंत्री आने वाले हैं। कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में कार्यक्रम बना है। 18 मंडलों के लिए ये कार्यक्रम तैयार हुआ है और हर मंडल में 72 घंटे का प्रवास टीमें करेंगी और व्यवस्थाओं की पड़ताल कैबिनेट मंत्री करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से दे रहे हैं, जहां आज से ही फील्ड में योगी 2.0 के सभी मंत्री नजर आने वाले हैं और कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में कार्यक्रम बना है। 18 मंडलों के लिए ये कार्यक्रम तैयार हुआ है और हर मंडल में 72 घंटे का प्रवास करेंगी टीमें और व्यवस्थाओं की पड़ताल करेंगे कैबिनेट मंत्री। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से, जहां आज से सभी मंत्री फील्ड में नजर आने वाले हैं। कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में कार्यक्रम भी बनाया गया है और जानकारी दे दें कि 18 मंडलों के लिए ये कार्यक्रम तैयार किया गया है और हर मंडल में 72 घंटे का प्रवास सभी टीमें करने वाली हैं। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि सभी कैबिनेट मंत्री व्यवस्थाओं की जानकारी लेंगे। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। रूस यूक्रेन जंग का आज 59वां दिन है। रूस के खार्किव में हमले अब तेज हो गए हैं। खार्किव में रूस का 56 बार हमला हो चुका है और रूसी हमले में 2 लोगों की मौत हुई है, साथ ही 19 लोग घायल हुए हैं। खेरसोन ओब्लास्ट में वॉर का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग का आज 59वां दिन है। लगातार रूस और यूक्रेन के बीच ये महायुद्ध छिड़ी हुई है और रूस ने खार्किव में अब हमले भी तेज कर दिए हैं। खार्किव में रूस का 56 बार हमला हो चुका है और आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस रूसी हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है और साथ ही इस दौरान 19 लोग घायल हुए हैं। और इसके अलावा खेरसोन में ओब्लास्ट के वॉर का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। रूस से जंग के बीच बोले राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस को यूक्रेन छोड़ने पर मजबूर करेंगे और हथियार देने वाले देशों का उन्होंने धन्यवाद भी किया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रूस से जंग के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि रूस को यूक्रेन छोड़ने पर वो मजबूर कर देंगे और साथ ही उन्होंने हथियार देने वाले सभी देशों का धन्यवाद भी किया है। रूस और यूक्रेन युद्ध का आज 59वां दिन है और ऐसे में रूस से जंग के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की का भी बयान सामने आया है। जानकारी दे दें, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि रूस को यूक्रेन छोड़ने पर मजबूर कर देंगे और साथ ही उन्होंने हथियार देने वाले सभी देशों का भी इस दौरान धन्यवाद किया है। रूस से जंग के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की का ये बयान सामने आया है। रूस को यूक्रेन छोड़ने पर मजबूर कर देंगे, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है और इसके अलावा हथियार देने वाले सभी देशों का भी उन्होंने धन्यवाद किया है। और वहीं ग्रेटर नोएडा की गौर सिटी 1 में मौजूद स्काई बोट रेस्टोरेंट में आबकारी विभाग ने छापेमारी की। डीईओ राकेश बहादुर के नेतृत्व में एक्साइज इंस्पेक्टर गौरव चंद और एक्साइज इंस्पेक्टर रवि जायसवाल ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि इस रेस्टोरेंट में बिना लाइसेंस के शराब पिलाई जा रही थी और रेड में यहां से काफी मात्रा में शराब भी बरामद की गई है। साथ ही 3 लोगों को भी इस दौरान गिरफ्तार किया गया है और साथ ही बिसरख थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
और ज्यादा जानकारी के साथ विनायक गुप्ता संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करेंगे। विनायक, सबसे पहले पूरे मामले की डिटेल बताइए। जी आपको बता दूं कि गेट नोएडा वेस्ट में स्काई बोर्ड के नाम से एक रेस्टोरेंट चल रहा था। उस रेस्टोरेंट के आड़ में जो है वहाँ पर आए लोगों को जो है शराब पिलाई जा रही थी और इसी चीज की सूचना जब आबकारी विभाग को मिली थी तो आबकारी विभाग द्वारा वहाँ पर जाकर के जब जांच किया गया तो वहाँ पर जो है काफी भारी मात्रा में शराब की बोतलें, विदेशी शराब और किंगफिशर की जो बियर वहाँ से बरामद की गई। और उसके बाद में तो इसी के साथ ही जो रेस्टोरेंट संचालक था उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ रेस्टोरेंट को सील करने की भी कार्रवाई की जा रही है। लगातार जो है आबकारी विभाग पूरी तरीके से गौतम बुद्ध नगर में अलर्ट दिखाई दे रहा है। जहां पर भी उनको सूचना मिल रही है वहां पर पहुंचकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लगातार जो हरियाणा की साइड से जो शराब आ रही है या अन्य जगह से जो शराब आ रही है उनके ऊपर में कार्रवाई करने में लगातार जो आबकारी विभाग दिखाई दे रहा है। वहीं डीएम बात करें, डीएम के अनुसार तो डीएम ने भी साफ तौर पर निर्देशित कर दिया गया है कि जाए कहीं पे भी जब जहाँ पे परमिशन नहीं ली गई हो तो वहाँ पर अगर कहीं पर शराब बांटी जा रही है तो इस चीज को लेकर के सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा रखे हैं। बिल्कुल विनायक, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर नोएडा से, जहां नोएडा में कोरोना की रफ्तार लगातार बरकरार है और चौथे दिन आज 100 से भी ज्यादा कोरोना के मामले मिले हैं। और 24 घंटे की बात की जाए तो 107 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 559 मरीजों का अस्पताल में इलाज भी चल रहा है और 24 घंटे में 75 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है वो 99,475 हुआ है और 490 मरीज अब तक कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको नोएडा से दे रहे हैं, जहां नोएडा में कोरोना की रफ्तार बरकरार है और आज लगातार चौथे दिन 100 से भी ज्यादा कोरोना के मामले नोएडा में मिले हैं। बात अगर 24 घंटे की जाए तो 107 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं और 569 मरीजों का अस्पताल में अभी भी इलाज जारी है। 24 घंटे में 75 लोगों ने कोरोना को मात दी है और कोविड पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है अब 99,475 पहुंच गया है और 490 मरीज की अब तक कोविड की वजह से मौत भी हो चुकी है। अब संवाददाता विनायक गुप्ता फोन लाइन पर बने हुए हैं हमारे साथ, सीधे उनका रुख करेंगे। विनायक, जिस तरीके से नोएडा में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से देखी जा रही है कि चौथे दिन भी 100 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, ऐसे में हेल्थ विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध नगर में लगातार तेजी से जो है कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर 24 घंटे के अंदर की बात करें तो 1 से 7 केसेस जो है सामने निकल करके सामने आते हैं। वहीं 560 लोगों का अलग अलग अस्पतालों में जो है कोरोना का इलाज चल रहा है। वहीं गौतम बुद्ध नगर के जो जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, पूरी तरीके से चिंतित दिखाई दे रहा है क्योंकि कोरोना का ग्राफ जो एकदम तेजी से बढ़ रहा है। तो इस चीज को लेकर के लगातार जो स्वास्थ्य विभाग और जो अन्य अधिकारी है उन सबके साथ में डीएम सुबह से हलवाई बैठक कर रहे हैं और कोशिश कर ये चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना का बढ़ते ग्राफ को कम किया जा सके। लगातार जो है नोएडा पुलिस और जिला प्रशासन की तरफ से अलग अलग जगहों पर कोविड गाइडलाइंस के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं नोएडा पुलिस के द्वारा जो है 112 की गाड़ियों पर भी अब लाउड स्पीकर के द्वारा जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और अन्य जो गाइडलाइंस है उसका पालन किया जाए, जिससे कि कोरोना का तेजी से बढ़ता हुआ ग्राफ उसको कम किया जा सके। बिल्कुल विनायक, और जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े अब धीरे धीरे पूरे देश भर में बढ़ते जा रहे हैं और नोएडा में भी चौथे दिन लगातार केसेस में इजाफा देखने को मिला है, ऐसे में वैक्सीनेशन पर किस तरीके से अब जोर दिया जा रहा है? जी आपको बता दें कि अगर बात करें कि कोरोना का ग्राफ एकदम तेजी से आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं, इसको लेकर के जिला प्रशासन की तरफ से जो है साफ तौर पर निर्देशित किए गए सभी अस्पतालों को, गवर्नमेंट अस्पतालों को कि जो कोविड वैक्सीनेशन चल रही है तो उसको बड़ी तेजी से लगाया जाए, जिससे कि आने वाले समय में जो कोरोना का बढ़ता ग्राफ उसको कम किया जा सके। हालांकि अभी जो कोरोना के बढ़ते ग्राफ दिख रहे हैं उसमें जो है स्कूली छात्रों का जो है वो ज्यादा निकल करके सामने आ रहे हैं। अगर गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो 150 से ज्यादा बच्चे जो है कोरोना से स्कूली छात्र पॉजिटिव है। तो इस चीज को लेकर के जिला प्रशासन की तरफ से जो स्कूलों में भी कैंपिंग की जा रही है, वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर दी गई है, जिससे कि जो स्कूली छात्र है उनको ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लग जाए, जिससे कि जो बच्चे को जो कोविड हो रहा है वो कम हो सके। जी बिल्कुल विनायक, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वक्त यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी में दोबारा बीजेपी की सरकार बनने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और इसी के चलते योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगम और नगर पालिका परिषदों में आने वाले मुख्य शहरों को सुंदर बनाने के लिए 60 दिवसीय विशेष सफाई अभियान चलाया है और जिसकी शुरुआत 15 अप्रैल से ही हो गई है और आपको जानकारी दे दें कि इसकी समाप्ति 15 जून को होनी है। इस विशेष सफाई अभियान के संबंध में शाहजहांपुर नगर निगम के नगर आयुक्त संतोष शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार नगर क्षेत्र में सुबह से ही निगम की कई टीमें सफाई व्यवस्था पर लग जाती हैं और शासन की 12 बिंदुओं पर काम करने के आदेश भी जारी किए गए हैं, जिसमें 2 लेन वाली सड़कों पर लेन पेंटिंग, स्टैंड बोर्ड और जो कार्य प्रगति पर है उन्हें तय अवधि में पूर्ण करना है। पंद्रह अप्रैल 2022 से 15 जून 2022 तक के 60 दिवसीय अभियान नगर निगम में शुरू हुआ है और ये शासन के सर्वोच्च स्तर के निर्देशों के क्रम में शुरू हुआ है। ये 60 दिवसीय अभियान में 12 सूत्रीय कार्यक्रम हैं, जिसमें कि 12 बिंदु हैं उसके, और उसमें शहरों का जो डुएबल है, जो कुछ किया जा सकता है, उससे उसका कायाकल्प, सौंदर्यीकरण और शहरों को एक नया लुक देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो सड़कों की जो लेन पेंटिंग का कार्य करना है, इसमें हम लोगों को जहाँ पे लेफ्ट टर्न सड़क पे अगर इजी हो सकता है तो वहाँ पर हम लोगों को उसको अलग करना है, उसको चिन्हित करना है। रोड इम्प्रूवमेंट और जंक्शन इम्प्रूवमेंट के कार्य हम लोगों को कंप्लीट करने हैं। उसके अंतर्गत हम लोग को उसके अंतर्गत हम जगह चिन्हित कर रहे हैं और लगभग शहर में 10 जगहों पर प्लांटेशन और वर्टिकल गार्डनिंग, कुछ जगहों पर वर्टिकल गार्डनिंग का कार्य हम लोग कराएंगे, हरा भरा शहर को रखने के लिए। जो सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ पर द्वितीय पाली में 4 बजे से 8 बजे तक के सफाई का कार्य किया जा रहा है। वहीं यूपी में योगी सरकार के निर्देश पर शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें डरकर अवैध शराब कारोबारी हाथों में तख्तियां लेकर खुटार थाने में पहुंचे और आत्मसमर्पण कर दिया और साथ ही उन्होंने अपनी तख्ती पर भी लिखा हुआ था कि साहब हमें गिरफ्तार कर लो, आज के बाद हम कभी भी कच्ची शराब का कारोबार नहीं करेंगे, ऐसे हम शपथ लेते हैं। आज थाना खुटार के ग्राम मैनिया से कुछ लोगों द्वारा थाने पर आकर कसम खाई गई कि हम अवैध शराब का निष्कर्षण का धंधा हम छोड़ देंगे। ये मैनिया गांव इसके लिए कुख्यात था कि यहाँ पर ये धंधा बहुत समय से चलता था और पुलिस के साथ मुजामत भी इन लोगों ने की थी। इनमें से 4 लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करके इनकी परिसंपत्तियाँ भी कुर्क की गई थी। आज ये थाने पर आकर इन्होंने कहा कि नहीं, वर्तमान जो सरकार है इसमें बिल्कुल अपराध के खिलाफ के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति है, तो इसलिए हम भी अपराध छोड़ते हैं और सही रास्ते पर हम चलेंगे। एसओ खुटार के द्वारा इनसे ये भी कहा गया है कि यदि गांव में अन्य व्यक्ति भी ऐसा कुछ करते हैं तो इसके बारे में भी उनका भी सुधार करें वो। और भैया अमेठी के पीपरपुर थाना क्षेत्र में देर रात शादी समारोह से लौट रहे सीआरपीएफ जवान की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सीआरपीएफ जवान बाइक से रिश्तेदार के साथ घर वापस लौट रहा था और इसी दौरान ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में जवान की मौके पर ही मौत हो गई और घटना की सूचना मिलने के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। और वहीं इटावा में रेलवे के प्राइवेट कर्मचारी ने तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली की आवाज सुनकर परिजन छत पर गए तो युवक का शव मिला। परिजन पड़ोसियों की मदद से उसको जिला अस्पताल लेकर गए और वहीं जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही तमंचे को भी कब्जे में ले लिया है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना क्षेत्र फ्रेंड्स कॉलोनी के शांतिपुरम कॉलोनी के रहने वाले एक मुखलाल कश्यप हैं, जिन्होंने पुलिस को फौरी सूचना दी कि उनके लड़के गौरव कश्यप द्वारा आत्महत्या कर ली गई है
पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची थी, वरिष्ठ अधिकारी द्वारा भी मौके का मुआयना किया गया था। वहाँ देखा गया कि उक्त नवयुवक जो 22-23 वर्ष का था, 315 बोर के एक कंट्रीमेड पिस्टल से आत्महत्या किया था, जो प्रथम दृष्टया देखने में भी आत्महत्या लग रही थी और उनके पिता परिजनों द्वारा भी यही बताया गया था। जो मृतक हैं उनके हाथ का फोरेंसिक टीम द्वारा GSRDW भी रिकवर किया गया है, उसको परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। मृतक की को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। इसमें और जो भी प्रगति होगी उससे अवगत कराया। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां गोंडा में बस्ती पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। अवैध टिकटिंग मामले में बड़ी कार्रवाई है। मास्टरमाइंड के दोस्त की संपत्ति कुर्क की गई है। शमशेर आलम नाम के शख्स के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। मोहम्मद हामिद अशरफ का दोस्त है शमशेर। IRCTC की वेबसाइट हैक कर संपत्ति अर्जित की थी शमशेर आलम ने, और करोड़ों की संपत्ति इस दौरान उन्होंने अर्जित की थी। 8 करोड़ रुपए की संपत्ति बस्ती पुलिस ने कुर्क की है। और गोंडा के गौरा चौकी में शमशेर की संपत्ति को कुर्क किया गया है। हामिद अशरफ के साथ शमशेर आलम काम करता था और दोनों के बीच उधार पैसों को लेकर विवाद हुआ था। वहीं शमशेर के स्कूल में हामिद ने ब्लास्ट कराया था। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां गोंडा में बस्ती पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। अवैध टिकटिंग मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मास्टरमाइंड के दोस्त की संपत्ति को कुर्क किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अतुल यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अतुल, सबसे पहले मामले की पूरी जानकारी। देखिए, जिस तरीके से IRCTC की वेबसाइट को हैक करके करोड़ रुपए की जो संपत्ति थी वो हामिद अशरफ के जो साथी थे शमशेर आलम ने अर्जित की थी। करीब 8 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है गोंडा और बस्ती पुलिस ने कल क्रू के जगह से जो ये लोग थे, ये IRCTC की वेबसाइट में छेड़मारी करके अवैध तरीके से ई टिकटिंग का कारोबार करते थे। उसके बाद इसको दलालों के माध्यम से जहाज बिक्री करते थे। फिलहाल जो शमशेर आलम के ऊपर जो बड़ी कार्रवाई की गई, इसका जो साथी है मोहम्मद हामिद अशरफ, वो फिलहाल जेल में बंद है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। लेकिन 8 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी शमशेर आलम से, जो टिकटिंग के मास्टरमाइंड है मोहम्मद हामिद अशरफ का दोस्त है। कहीं ना कहीं इसने अपनी आपसी रंजिश को लेकर के, क्योंकि शमशेर आलम के जो विद्यालय में मोहम्मद हामिद अशरफ ने एक रिलेटिव राड से ब्लास्ट भी कराया था, उसमें भी मामले में लगातार ये पता चल रहा है। पुलिस ने इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई की है और 8 करोड़ रुपए की जो संपत्ति उसको बस्ती पुलिस ने गोंडा में कुर्क की है। आगे की जो विधिक कार्रवाई पुलिस कर रही है। फिलहाल कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई फिलहाल गोंडा पुलिस और बस्ती पुलिस द्वारा की गई है। ठीक है अतुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।